मिलवाने जा रहे हैं आपको संगीत के क्षेत्र से उभरते हुए युवा कलाकार से। हमारा पहला पॉडकास्ट है टॉक विद मी, और इस पहले पॉडकास्ट में हम आपको लेकर चल रहे हैं संगीत की दुनिया में। मिस्टर पवन शर्मा जी। और क्लासिकल राग्स प्ले करना तो बहुत टफ है अपने आप में। चुनने वाले गिटार थे, चुन लिया सितार। तो पहली गुरु आपकी सितार में कौन रही? म्यूजिक का नाम है, मतलब सिंगर है। सितार के तार और गिटार के तार छेड़ने वाले अक्सर लड़कियों के दिलों के तार छेड़ देते हैं। कि एक बार आप कॉन्सर्ट कर रहे थे और आपकी उंगलियों में खून आ गया था, और फिंगर के अंदर मतलब जो वायर है सितार वो अंदर जा चुका था। आजकल हम देख लेते हैं कि 6 महीने गिटार सीखे और सिखाने लग गए इंस्टीट्यूट खोल के, तो वो चलता नहीं है, काफी वो नहीं चलता। अच्छा, सितार के अलावा और क्या क्या बजाते हैं? क्या स्कोप है? रियाज करो, राज करो। एक कलाकार अगर रियाज नहीं करे तो 21 दिन पीछे चले जाता है। स्टेज किसी का सगा नहीं है। सभी देखने वालों को प्रसन्न जैन जयपुर वाले का नमस्कार। आज हम हमारे पॉडकास्ट में मिलवाने जा रहे हैं आपको संगीत के क्षेत्र से उभरते हुए युवा कलाकार से। हमारा पहला पॉडकास्ट है टॉक विद मी, और इस पहले पॉडकास्ट में हम आपको लेकर चल रहे हैं संगीत की दुनिया में। 84 विधाएं होती हैं। 84 विधाओं में एक विधा संगीत की होती है। संगीत की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, संगीत की कोई भाषा नहीं होती, संगीत की अपनी कोई ज़ुबान नहीं होती। संगीत महसूस होता है दिल से, दिमाग से। संगीत दिल को छूता है, दिमाग को हील करता है, और संगीत आपके चारों तरफ एक खुशबू को फैला देता है। उस संगीत के 2 आयाम होते हैं। एक आयाम होता है गायन का, एक आयाम होता है वादन का। वादन में वाद्य यंत्रों का एक समूह होता है, और उस समूह में एक बहुत ही सुंदर वाद्य यंत्र होता है सितार। जी हाँ, उस सितार को बजाने वाले आज हमारे साथ हैं देश के युवा उभरते कलाकार मिस्टर पवन शर्मा जी। स्वागत है पवन जी आपका इस पॉडकास्ट में। हमारे चैनल पे ये पहला पॉडकास्ट है हमारा टॉक विद मी के साथ, और मेरा सौभाग्य है कि आपसे मेरी पहली चर्चा हो रही है, और इसी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कि आगे बहुत अच्छा और बहुत अच्छे व्यूज़ के साथ में बिल्कुल आपकी शुभकामनाएं साथ रहेंगी, दोस्तों की शुभकामनाएं साथ रहेंगी, बिहाइंड द सीन जितने भी लोग हैं उन सबकी शुभकामनाएं साथ रहेंगी। इसी के साथ शुरू करते हैं शुरू से कि पवन जी आप हमें ये बताइए कि सितार वादन की शुरुआत आपके जीवन में कब हुई? ये कुछ डिसाइड नहीं रहा कभी कि मुझे ये करना है, म्यूज़िक में जाना है या सितार प्ले करना है। लेकिन ये जो भी हुआ है ये अचानक वाले काम हुए हैं सारे। कि इंसिडेंट, बिल्कुल सडनली इंसिडेंट, हाँ सडनली इंसिडेंट, कि हमें पता नहीं कि हम इसी लाइन में जाने वाले हैं। तो ये बताइए उसके बारे में। हाँ, कि कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया था पहली बार, वो भी ये देख के लिया था कि हाँ म्यूज़िक है, एक पहचान है, म्यूज़िक का अलग पहचान है एक। तो वो देख के मैंने एडमिशन लिया। उसके बाद में जब पहली बार मैंने सितार देखा था यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक डिपार्टमेंट में, तो मुझे बहुत अजीब लगा कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। मैंने कभी नाम नहीं सुना, कभी देखा नहीं उसको। लेकिन जब मैंने उठाया उसको तो एक फील होता है अलग, एक उससे अपनापन महसूस होता है, जैसे हैरी पॉटर की छड़ी लाइक वैसा। ऐसा कुछ बिल्कुल वैसा। तो लगा कुछ ऐसा कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंट कैसा, और एक अपने आप सिग्नल दिया सितार ने कि भाई मेरे लिए बने हो आप। बिल्कुल एक इच्छा होती है अंदर से कि हाँ ये क्या है ऐसा। हम नॉर्मली सब जानते हैं, नॉन म्यूजिशियन भी, कि नॉन म्यूजिकल लोग की हारमोनियम है, तबला है, ढोलक है, ड्रम है, गिटार है, सब जानते हैं। सितार मैंने कभी सुना ही नहीं था ऐसा कुछ होता है। पहली बार यूनिवर्सिटी में देखने के बाद में सुना, सीनियर्स के जब प्ले करते थे क्लास में, तो अलग अलग तरह के गाने प्ले करना और क्लासिकल राग्स प्ले करना तो बहुत टफ है अपने आप में, बहुत काफी टफ है। शास्त्रीय परंपरा से जुड़ा हुआ ये वाद्य यंत्र है। हाँ, तो एक हम जब कोई नई चीज़ देखते तो हमारा वो क्यूरियोसिटी होती है। हाँ, वो भी होती है, और एक वो 2 पहलू सिक्के की कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो वहीं से शुरुआत होती है कि हमारा भविष्य का जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर हमने ले लिया और नहीं कर पाए तो फिर वो आपकी साधना का जो समय है वो पूरा चला जाएगा, और आगे कोई चांस ही नहीं है हमारे पास में। इसलिए, और बैकग्राउंड में भी कोई नहीं है म्यूज़िक के, तो हम पूछ भी नहीं सकते किसी को। तो आपको किसी ने इसके लिए प्रेरित किया क्या? इंस्पिरेशन जैसे किसी ने पुश किया हो या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आप चुनने वाले गिटार थे, चुन लिया सितार।
ऐसा तो नहीं हुआ? ऐसा था। म्यूजिक मेरा ये था कि मैंने जब आईडी कार्ड, मेरे एक फ्रेंड बहुत पुराने, उनका अच्छा। मैंने आईडी कार्ड देखा था, जी। वो म्यूजिक से ही थे। अच्छा। तो उनका म्यूजिक नाम लिखा हुआ था उसमें कि सब्जेक्ट म्यूजिक, तो वो मुझे बहुत अच्छा, अलग एक लगा आईडी कि कार्ड में एक अलग एक इम्प्रेशन पड़ रहा था हाँ, बिल्कुल वो ही मैंने पहली बार कि देखा कि अच्छा हाँ, ऐसा कि भी ऐसा होता है आईडी क्या। कार्ड भी बनता है हाँ, जिसमें आपका। और लोग देखेंगे तो वो खुद में ही कि अच्छा ये म्यूजिक का भी म्यूजिक आईडी से, कार्ड बनता है कोई। जी जी जी। तो ये ही देख के मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था। और सितार का तो खैर ऐसा कुछ था नहीं मेरा कि, और मैं सीखने तो खैर ये था कि गाना सीखने जाएंगे या फिर कोई ड्रम, अच्छा कोई गिटार बिल्कुल, विटार हाँ। सीख लेंगे, ऐसा कुछ फिक्स ही नहीं था मेरा कि एक मैं फैकल्टी होती है, म्यूजिक फैकल्टी होती है, उस हिसाब से अपन उसको अटेंड हाँ, करेंगे। तो माइंड सेट कुछ और था, लेकिन वहाँ जाने के बाद कुछ और बन गया। अच्छा, माहौल देख के कि सितार है, चलो सब्जेक्ट है और प्रोफेशनल डिग्री है। तो पहली गुरु आपकी सितार में कौन रही? पहली गुरु जिन्होंने मुझे सितार पे हाथ रखना सिखाया है वो है प्रोफेसर अंजलिका शर्मा मैम। अच्छा जी। उन्होंने सबसे पहले मुझे जो सीटिंग है सितार की, बिल्कुल। और काफ़ी टफ है किस उसको, पोजीशन में उसको हम हाँ, लेकर किस तरह से उसका प्ले करते हैं पोजीशन उसको, हाँ। एक बहुत अलग टफ है उसकी। जैसे हम योगा की बिल्कुल। जो पोजीशन हाँ, रहती है हाँ, उस हाँ। टाइप की कि एक पैर के ऊपर दूसरा पैर दूसरा रख पैर के रख और के, फिर एक और वो ट्रेडिशनल एक जो लंबे समय तक रहता है उसका वो लंबे अभ्यास, समय तक वो भी रहना। अपने आप में एक तरह से टफ है। बिल्कुल। और फिर प्रैक्टिस करना कि दोनों हाथ अलग अलग, कि ये अलग चल रहा है और ये अलग चल रहा है, तो काफ़ी कुछ डिफ़िकल्ट था देखने में। और मन में ये भी था, ले तो लिए थे सब्जेक्ट के, कर भी पाएंगे या नहीं, काफ़ी। सिर्फ डाल दिया ओखली में, अब वो मूसली ऐसा से नहीं कर था दो। कि कुछ महीनों का था, वो साल तक चला था कि हम अच्छा, कर भी पाएंगे या नहीं अभी कर तो पाएंगे। कंफर्म नहीं था कि भाई इसको कैरी कर पाएंगे कि आगे। हाँ, क्योंकि अब कॉलेज टाइम कहते हैं ना, एक हवा रहती है, हवा रहती है, थोड़ा हाँ, हवाबाजी रहती है दिमाग में, वो नई नई हवा हर तरह लगी से हाथ थी। डालता है हर क्षेत्र में। हाँ, वो नई नई हवा लगी तो उस हवा के साथ ही हम चले ले जा गए, रहे थे। वो हवा आगे तक लेके आई आपको। हाँ, अब वो कैसे लेके आई है वो मैं भी नहीं समझ पाया, क्योंकि मैं बीच में छोड़ भी चुका था ये सितार। उन्होंने हाथ रखना सिखाया, सब कुछ सिखाया, सितार के बारे में बताया। और पहले ये था कि 2 सब्जेक्ट, वोकल और इंस्ट्रूमेंट, हमारे फर्स्ट ईयर में कंपलसरी थे कि ये चलना है। सेकंड ईयर में सबके वो दोनों सेपरेट हो के, जाता हाँ, अलग अलग पार्ट। तो दोनों में खैर आशीर्वाद था उनका सबका कि ठीक नंबर आए थे। और एक जो हमारी प्रोफेसर थी वोकल की, उन्होंने भी कहा था कि वोकल ले लें, ज़्यादा बेस्ट है, अच्छा है। और सिंगर्स का तो नाम रहता ही है, खैर आज भी कोई कहता है कि अच्छा म्यूजिक से है तो गाना सुना दो। अब उनसे उनको पहला इंप्रेशन जस्ट उनको ये कोई मतलब नहीं है कि तबला बजाता हो या कोई सितार बजाता हो, उनको माइंड सेट है कि अच्छा सिंगर है, म्यूजिक का नाम है मतलब सिंगर है, ये वो अपने माइंड सेट है उनका। तो इतना तो खैर डीपली मैंने भी नहीं सोचा था उस टाइम पे कि फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा कि अब तक आपने सितार वादन में कितने शो कर लिए? अब तक जो मैंने नोट किए हैं मेरे पास में, वो 3,500 से ऊपर शोज मेरे हो चुके। नोट डाउन किया जाता है, नोट डाउन करते हैं हाँ, कुछ ऐसे शोज है जो मैंने नहीं कर पाया, जो कुछ अचानक आ जाते हैं या फिर कुछ रहता है कि हाँ कोई कम। ये सब भारत में किए हैं? हाँ, और अभी रिसेंटली नेपाल में भी करके आए थे शो, तो बाहर भी किए हैं वैसे। और भारत में काफ़ी कुछ मतलब ज़्यादा शोज़ किए हैं, जितने भी अपने कोलकाता है, पंजाब है, और औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, सब। कोई ऐसा इंसिडेंट आपके इस शोज़ के दौरान हुआ हो कि कोई बहुत रॉयल फैमिलीज़ हों या किसी रॉयल परिवार के सामने आपका ये परफॉर्मेंस हुआ हो? जी बिल्कुल। एक तो काफ़ी पहले जब मैं सीखने लगा था, उसके कुछ साल बाद में, एक तो अभी जो डिप्टी सीएम है हमारी दिया कुमारी जी, उनके सामने हुआ था अपने सिटी पैलेस जयपुर के। अच्छा। और उसके बाद में, हाँ, उसके बाद में एक परफॉर्मेंस सिटी पैलेस में और हुई थी। उसमें गुलाबो जो हमारी फेमस है आज, वो ट्रेडिशनल एक डांसर है, हाँ, कालबेलिया जो डांस करती है, उनका परफॉर्मेंस था। और उनके जस्ट बाद में मेरा था। पहले तो मेरा ही होने वाला था उनका, लेकिन कुछ टाइम का शेड्यूल का कुछ कारण हुआ, तो उनका पहले परफॉर्मेंस हुआ था, उसके बाद में मेरा। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि उनके परफॉर्मेंस के बाद में और उनके साथ में ऐसा चांस मिला। हाँ, उसके बाद में अभी रिसेंटली एक हुआ है करौली पैलेस में। अच्छा। तो करौली पैलेस के जो युवराज है विवाश्वत जी, तो कुंवर विवाश्वत जी, उन्होंने गेस्ट पे बुलाया था वहाँ पे करौली पैलेस में ही
पूरा रुकने का हमारा सेटअप सारा कुछ जी। किया, और वहाँ पे उन्होंने एक शूट रखा था अपने पैलेस को प्रमोट करने के लिए। ओके। तो बहुत अच्छा उन्होंने शूटिंग का रखा, सेटअप रखा, दर्शन करवाए वहाँ के जो। मतलब पैलेस का शूट चल रहा है और आपका सितार वादन चल रहा है, ऐसा कुछ जी कॉन्सेप्ट रहा बिल्कुल। होगा। हाँ, उनका ये था कि ट्रेडिशनल जो हमारा म्यूजिक है, कल्चर है हमारा, वो उसको promote करें। प्रमोट करना उनके थ्रू द पैलेस के सितार, साथ में। थ्रू द सितार। बिल्कुल, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पुराने जो विरासत है, पुरानी विरासत हाँ, को उनको एक्सप्लोर हमारे करना। कल्चर के साथ में प्रमोट करना, promote करना। पुराने जो बिल्कुल, कल्चर बिल्कुल, चले आ रहे हैं बिल्कुल। उनके साथ में। और उसके बाद में उन्होंने जो बेस्ट था मेरा एक टाइम जो उनके साथ में था, उनके साथ था। काफ़ी उन्होंने देखा भी, साथ में हमारे साथ में रहे भी, खड़े भी रहे, तो बहुत बड़ी बात है ये। वो अपने आप में एक रॉयल हाँ। फैमिली का एक अटेंडेंस मिलना, वो एक ये attention मिलना, हाँ अपने जी, आप बहुत में बड़ी एक बात है। respect है। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी हम्म, कि यूएसए से उनके कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो उनके सामने एक परफॉर्मेंस रख सकते रख हैं सकते क्या, हैं क्या? अच्छा। कि हमारे यहाँ के कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो ये तो तो डबल मुनाफा हो गया ये तो। हाँ, ये एक मौके पे चौका हो गया एक तरह से। तो मेरे लिए बहुत, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, एक अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी थी आगे ये। से बढ़कर आई। बिल्कुल हाँ। अपॉर्चुनिटी थी ये मेरे लिए। तो आपने मैं, सोचा भी नहीं होगा कि करौली के पैलेस में जा रहा हूँ। जी आपने तो बिल्कुल। वहाँ के कॉन्सेप्ट के हिसाब से सोचा होगा, लेकिन आपको नहीं उम्मीद थी कि यूएसए से टीम आ जाएगी कोई मीडिया बिल्कुल, की उन्होंने कैप्चर करने। बहुत अच्छी वो पैलेस में सजावट की, और सारा मतलब स्टेज बहुत अच्छा, साउंड सब कुछ सेटअप किया उन्होंने। बिल्कुल। और बकायदा उन्होंने ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, हमारे बारे में सब कुछ बताया, उनको ब्रीफ किया कि कहाँ से आए हैं, क्या क्या किया है, अवार्ड्स के बारे में बताया हमें, और ये इंस्ट्रूमेंट कैसा है, क्या है ये, मतलब एक सितार के बारे में उन्होंने सितार play- को प्रमोट किया हाँ, उन्होंने प्ले भी करवाया उनके सामने और प्रमोट किया, उसका बाकायदा शूट हुआ। और जो यूएसए में जो मीडिया के द्वारा शूट किया गया था, जी, वो जी। वहाँ पे भी वहाँ पर दिखाया वो गया। रिलीज हुआ होगा। हाँ, तो ये बहुत अलग था। और अलग था। उनके उसके अलावा एक जो गेस्ट के रूप में उन्होंने जो जी। हमारी खातिरदारी जो की थी, ऑनर आपको दिया, जो हाँ। ऑनर उनकी तरफ से आपको मिला, हाँ, वो बहुत वो स्पेशल एक और स्पेशल बहुत अलग था। ट्रीटमेंट। एक हाँ, तरह से कि पूरा ध्यान रखना आने बिल्कुल, जाने का एक, और बाद में जब परफॉर्मेंस हो गया, उसके बाद में एक उनका राजघराने का शाही भोज, शाही भोज। हाँ। एक ट्रेडिशनल, जैसे वो हम देखते हैं हाँ, चौकी ढाणी की जैसे चौकी थाली ढानी की होती है। जगह, हाँ, कि हाँ। चौकी लगा के और ट्रेडिशनल टाइप पूरा वो शाही जी, भोज जी, करना, जी। वो एक मेरे लिए अलग वो एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपके लिए जी बहुत बिल्कुल। अलग हटके था। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कहते हैं सितार के तार और गिटार के तार छेड़ने वाले अक्सर लड़कियों के दिलों के तार छेड़ देते हैं, तो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कभी ऐसा आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव आया है? ये खैर ये है तो पर्सनल क्वेश्चन, सॉरी टू से, लेकिन मैंने पूछ लिया, ऐसे ही दिमाग में आया। नहीं, ये नॉर्मल बात है खैर, ये तो क्योंकि अट्रैक्शन है ये सब, जी, जी। और होता है, ये नॉर्मल बात है कि अट्रैक्शन इस चीज़ में, म्यूज़िक लाइन में कोई अगर बिल्कुल। काम कर रहा है कोई म्यूज़िक का और पब्लिक के सामने, तो एक पब्लिक परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा हाँ, अट्रैक्शन होता है, ये attraction होता नॉर्मल है। बात है। लेकिन बात यह है कि उससे बचे कैसे हम। बच्चे कैसे? हाँ, हाँ, क्योंकि म्यूज़िक लाइन ऐसी है कि एक नहीं, काफ़ी ऐसे चांसेस बनते हैं, लेकिन बचना पड़ता है काफ़ी। बचना पड़ता हाँ, है। क्योंकि सर्वाइव करना है तो बचना पड़ता है। हाँ। लंबा चलना है, लंबा अगर दौड़ लगानी है तो बचना पड़ता है। अगर वहाँ पे अगर आप वहाँ सरेंडर हो गए तो समझ लो आप फिर हमेशा के लिए सरेंडर है, उसी में फिर उलझ जाता है, हाँ, वो बिल्कुल, लूप है, उस लूप में। बिल्कुल। एक अपने परिचित थे, उनसे बातचीत हो रही थी, तो उनसे पता चला कि एक बार आप कॉन्सर्ट कर रहे थे और आपकी उंगलियों में खून आ गया था। जी बिल्कुल। तो उस घटना के बारे में बताइए कि ऐसा क्या हो गया था और वो क्या हुआ था उसके पीछे? जी बिल्कुल, वो ऐसा था कि नवंबर दिसंबर का कुछ ऐसा मंथ था, और बहुत अच्छी, आप जानते कि सर्दी पड़ती है नवंबर सर्दी दिसंबर बहुत में बढ़िया, जयपुर में, अच्छे बढ़िया लेवल रेवड़ी में। वाली सर्दी पड़ती है, हाँ, रेवड़ी हाँ। गजक वाली। अच्छे लेवल की ठंड, और उस टाइम पे कॉन्सर्ट जो हुआ था, मतलब एक हमारे जो कहाँ गवर्नर पर थे, हुआ था? अच्छा, गवर्नर के सामने होना था, और जयपुर में ही पोद्दार कॉलेज है, अच्छा। उसके जो ऑडिटोरियम है उसमें होना था वो, और गवर्नर के सामने होना था। कलराज मिश्र जी थे उस टाइम हमारे जो माननीय राजस्थान गवर्नर के है। गवर्नर। हाँ, तो एक फाइनल रिहर्सल थी, उसमें उनके जो थे पूरे, मतलब उसके उनकी जो पूरी प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल की टीम और हमारे प्रोफेसर्स हैं सारे, बहुत काफ़ी लोग थे उस टाइम पे जो फाइनल रिहर्सल देखते हैं। तो उनके सामने
परफॉर्मेंस हमारी चल रही थी, फाइनल रिहर्सल चल रही थी और सितार का पीस था म्यूज़िक का। तो अचानक ऐसा कुछ हुआ था कि बीच बीच में अब रहता है कि कभी लाइफ है कि टाइम मिले ना मिले, कभी प्रैक्टिस हो गई कभी नहीं। उस टाइम पे थोड़ी सी कम चल रही थी प्रैक्टिस, इस चक्कर में तो परफॉर्मेंस के बीच में उंगली कट गई थी ओहो, और फिंगर के अंदर मतलब जो वायर है सितार का सितार वो का जो अंदर तार जा था, चुका था ओहो। और उसके कारण पेन के कारण पसीने पसीने। हाँ, वो अंदर पेन दे रहा था। हाँ। सुई भी लगती है अगर अपने को तो कितना तकलीफ होती है, तो तार कट के अंदर चला गया आप। बिल्कुल। और ये एक है, और आपने परफॉर्मेंस रोकी नहीं थी हाँ वो एक नोटिस किया जा रहा था कि अच्छा। ऑडियंस की तरफ से कि पसीने काफ़ी, कैसे आ रहे हैं इतनी सर्दी में। हाँ वो प्रोफेसर्स थे हमारे, काफ़ी टीचर्स थे, वो सारे नोटिस करे कि इतनी तेज़ सर्दी पड़ रही है और ये पसीने में कैसे हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि डर लग रहा हो, घबरा रहा हो, क्योंकि आप पहले से कर चुके थे कई हाँ शो। पहले ऐसा उनके सामने नॉर्मल थी ये बात कि मैं कर चुका हूँ पहले। लेकिन ऐसा क्यों हुआ पहली बार, उन्होंने बाद में आके पूछा भी मुझे कि ऐसा क्यों हुआ कि पसीने इतने ज़्यादा। मैंने उनको बताया ये फिंगर का कि वो कट चुका था और अंदर से लाल दिखने लग गया था मांस। ओहो, हाँ तो तार तो पूरा आपको तो मूवमेंट देना है हाँ, लेकिन उस टाइम पे मुझे दर्द से ज़्यादा ये दिख रहा था कि कि आप अपनी परफॉर्मेंस को संभाल लें, मतलब उसके सम्मान को संभालना आपने उसको। संभाला। बिल्कुल, ये अपने क्योंकि संगीत का मैं एक सम्मान था। एक स्टेज पे बैठा हुआ हूँ, अगर मैं मेरा म्यूज़िक वहाँ पे रोक देता हूँ, छोड़ देता पूरी हूँ, परफॉर्मेंस तो पूरी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होगी। मेरे बाद में जो स्टार्ट करने वाले सिंगर्स है, उसके अलावा जो प्रकनिष्ठ है शो वो मस्ट गो ऑन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ नियम बिल्कुल। लागू हो गया। तो माइंड में ये था कि ठीक है दर्द है थोड़ा सा और सही सहन कर लेंगे, लेकिन ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये डिस्टर्ब ना हो। दूसरी बात ये भी है कि हम ठीक है चलो प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारी परिस्थिति बहुत कम लोग जानते हैं कि जो स्टेज पे खड़ा है, बिल्कुल सिंगर हो या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हो, कोई भी सिंगर आर्टिस्ट के हो साथ भी होता है कि मौसम वेदर का जो हमारे चेंज होता है उसका बहुत उसका इफेक्ट फर्क पड़ता होता है, है। आवाज़ पे फर्क पड़ता है। हाँ, अब वो होता है कभी अच्छा गा देते हैं, बहुत अच्छा गा देते हैं, कभी गला खराब कई होता है बार तो कई सिंगर्स का आता है फीडबैक हाँ, ऐसा कि लेकिन भाई मौसम सही नहीं है, लेकिन हमारा वो गला जो सही नहीं पब्लिक है। वो देख वो रही नहीं है समझती, उनको उस उसके चीज़ समझ से में नहीं आएगा, मतलब नहीं उसको तो है। गाना चाहिए पब्लिक को। हाँ, ऐसे ही जैसे इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट का वेदर का बहुत फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो चाहे। तो अब जो हम प्ले कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है पब्लिक को, उनको उनका 100% चाहिए। वो चाहिए। तो मेरा भी माइंड ये था कि ठीक है थोड़ा सा दर्द सहन कर लेंगे और इसको आगे निकालते हैं। तो बाद में बताया मैंने उनको, उन्होंने काफ़ी डांटा भी मुझे कि बीच में रोक सकता था या फिर छोड़ देते उसको, वो आगे कर लेते, कंटिन्यू कर लेते, इशारा कर देते, रिहर्सल ही तो थी। मैं आपके गुरुजनों को इस पॉडकास्ट के माध्यम से नमस्कार करना चाहूँगा कि आप जैसा शिष्य उन्होंने सितार वादन में दिया इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। मैं उनको धन्यवाद ये करना चाहूँगा कि उन्होंने बना दिया जो कुछ नहीं था। कृपा उसको तो गुरुजनों की होती है, माँ सरस्वती की होती है। बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम ऐसे भावों में जीते हैं और कुछ कर पाते हैं। और एक कहावत है हमारी बहुत पुरानी, गुरु हो काबिल, शिष्य हो आमिल और खुदा हो शामिल। बिल्कुल सही है, तीनों चीज़ें मिल जाएं तो फिर कहना ही क्या। हाँ, क्योंकि गुरु काबिल होना बहुत ज़रूरी है, शिष्य को अगर कोई सिखा शिष्य रहे को तो। अगर बनाना है आजकल हम देख लेते हैं कि 6 महीने गिटार सीखे और सिखाने लग गए इंस्टीट्यूट खोल के, तो वो चलता नहीं है। वो काफ़ी नहीं चलता, लंबा जो है लॉन्ग ड्राइव बिल्कुल वो खेल नहीं पाते, वो नहीं खेल पाते। उनका पेट्रोल पहले ही ख़त्म हो जाता है। दूसरा है कि शिष्य अमल करने वाला, कि हम एक जो गुरु दे रहा है उसको अमल में लेकर आए, अपने हाँ अंदर बिल्कुल, उसको उतारे। हम एक तरह से देखें प्रैक्टिकली कि एक उल्टा वो पड़ा है, बर्तन पड़ा है, उसके अंदर हम पानी डालेंगे उसके ऊपर, वो नहीं जाएगा, तो वो ना तो वो बर्तन का कोई काम का, ना वो हमारे किसी काम का, और कोई आया उसमें तो वो गिरेगा जो अलग है। गिरेगा। सही तो अधूरा ज्ञान हो गया ये, कि वो खुद को तो गिरेगा और दूसरे को भी गिरेगा। हाँ, और फिर अगर ये दोनों बराबर मिल जाए तो खुदा हो शामिल अपने आप, बिल्कुल भगवान की फिर अपने आप ही कृपा, अपने आप कृपा हो जाती है। तो ये दोनों मैच होना बहुत ज़रूरी है। अब सितार जब नाम लेते हैं तो पंडित जी रविशंकर जी का बिल्कुल चेहरा सामने आता है, और उनके जैसा सितार तो साहब आज तक मेरे को लगता नहीं किसी ने बजाया हो। अभी उनकी बिटिया है अनुष्का जी, वो बजा रही हैं, और अभी एक और नए उभरते हुए सितारिस्ट मैंने सुने हैं। क्या आप उनके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे पहले रविशंकर जी थे हमारे बहुत लेजेंड आर्टिस्ट जी बिल्कुल, तो काफ़ी मूवीज़ में और ग्रैमी अवार्ड तक गए हो, तो ग्रैमी अवार्ड तक उन्होंने लिया है। उन्होंने काफ़ी इस लेवल पे अच्छा काम किया है। और उसके बाद
अब उनकी जो डॉटर है अनुष्का शंकर जी बहुत अच्छा काम कर रही है। और फिर उसके बाद में अभी जो लेटेस्ट में चले थे जैसे नीलाद्री कुमार जी, उन्होंने सितार को फ्रंट में लेके आए, एक अलग तरह का अलग उन्होंने पहचान देने का एक अलग प्रयास पहचान किया है की, उसको। सितार को जिटार में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक में। हाँ ओके। इलेक्ट्रिक सितार, उन्होंने एक अलग पहचान दे दी उसको। हम्म। और अभी रिसेंटली जैसे काफ़ी बहुत फेमस हो रहे पूर्विहान चटर्जी जी हैं, बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट है। और अब जो जिनकी हवा चल रही है वो रविशंकर जी के ही स्टूडेंट रहे हैं, ऋषभ रेखीराम। अच्छा, हाँ, ऋषभ रेखीराम जी का मैंने देखा है वीडियो, बहुत बिल्कुल। अच्छा उन्होंने सितार प्ले तो किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि इन आर्टिस्ट जो है इतने अच्छे लेवल के, इन लोगों की वजह से जो जिसको लोग जानते नहीं थे इंस्ट्रूमेंट को, वो आज एक नई पहचान में सबके सामने आ गया। अच्छा, सितार के अलावा और क्या क्या बजाते हैं आप? सितार के अलावा मैंने जो प्ले किया है स्टेज पे, वो कीबोर्ड भी प्ले किया है मैंने, और तबला भी किया है, और जल तरंग किया है। संतूर वादन या वो जल तरंग जिसमें वो बॉल्स के अंदर है balls ना, के वो अंदर, डाल देते हैं, हाँ, जल पानी डाल देते हैं, उसके हाँ, बाद फिर वो मैंने प्ले किया है। जायलो तरंग है, वो एक पैक पेटी टाइप की वो आती है, उसमें वो ब्लेड टाइप मतलब लगी अपने आप में रहती है। हरफन मोला आप हो हाँ, एक ड्रम तरह भी से। मैंने प्ले किया है, बेस गिटार प्ले किया है, और जैसे ये हमारे फोक इंस्ट्रूमेंट है, नगाड़ा है, ढोलक है, तबला है, और एक हारमोनी है। ये सारे मैं अब तक मतलब परफॉर्म कर चुका हूँ और स्टेज पे। सिंगिंग में आपने आजमाया है? हाँ, सिंगिंग में भी मैंने किया है, लेकिन बहुत कम रहा है रहा मेरा सिंगिंग का रुझान, लेकिन ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट में मेरा। इंस्ट्रूमेंट में अपना एक अंदर का जो आत्मा बोलती है कि पुकारती है बिल्कुल। कि मुझे ये चीज़ चाहिए। हाँ, क्योंकि इसका भी एक कीड़ा रहता था बिल्कुल। कि जब सीखने लगे थे तो हमारे कुछ सीनियर आर्ट थे। का तो कीड़ा ही होता है सर। हाँ, कि आर्टिस्ट को तो कीड़ा ही लगा उनका रहता मैंने है। ये सुना कि ऑलराउंडर, अब ये ऑलराउंडर कैसे बना जाता है, तब बाद में पता चला कि अच्छा ये चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या शौक हैं आपके? इसके अलावा आप कैसे शौक- जानना चाह रहे हैं? शौक किस टाइप का आप जानना चाह रहे हैं? खाने पीने का शौक और घूमने फिरने का शौक। हाँ, घूमने फिरने का, खाने पीने का बहुत वैसे घूमने फिरने का शौक तो अपने आप ही पूरा हो जाता होगा आपका, क्योंकि 3,500 शोज कर चुके हैं आप। हाँ, घूमने का 3,500 जगह जा चुके होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। घूमने का काफ़ी मतलब हद और तक अलग हो अलग चुका जगहों हूँ। की आपको फूड मिलता होगा खाने हाँ को, बिल्कुल, अलग अलग फेमस जगह वहाँ का जो हाँ। है ट्रेडिशनल। तो ये सब चीज़ें तो इसी में पूरी रहती है आपकी। बिल्कुल। और हाँ, और कह सकते हैं कि इसी वजह से आदत लग गई कि घूमने का। अब कहते हैं ना कि जैसे मेरे 1 महीना अगर कोई शो नहीं आया तो वो तो बेचैनी हो जाती है बेचैनी हो जाती है कि आज अभी जाना नहीं हुआ शोज हाँ, करने के लिए, तो परफॉर्मेंस देना नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं उसमें, घर में जैसे बैठ जाते हैं। नहीं नहीं, लिए अपना गाड़ी ली और निकल गए कहीं घूमने। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सितार में क्या स्कोप है इन फ्यूचर? जो एक नया यूथ है आज का, उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल। एक मंत्र है म्यूजिक का, रियाज करो राज करो। रियाज करो राज हाँ। करो, बहुत अच्छा वर्ड है। तो आजकल सब अच्छी लाइन है। शॉर्टकट में, आज का जो यूथ है वो सब शॉर्टकट में चलना चाहते हैं। मेरे पास भी काफ़ी लोग मिलते हैं ऐसे, आते हैं कि कितने दिन में आ जाएगा। कितने दिन में आ जाएगा? अब कितने दिन तो हमें 15 साल में मैं नहीं बोल सकता कि मुझे आ गया, तो 15 साल मैं में उनको तो कैसे ये बता तो दूं? ये संगीत हर आर्ट फॉर्म की एक साधना समुंदर की तरह होती है, जितना उतरोगे उतना गहरा निकलता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे काफ़ी बड़े आर्टिस्ट हैं जो शायद परवेज जी हैं ये सब, और राशिद खान साहब, ये साधना कभी रईस खत्म खान नहीं साहब होती। जी, हाँ। सॉरी, इन्होंने बताया है कि अगर कोई म्यूज़िक में प्रोफेशनली जा चुका है और एक दिन का कम से कम 4 घंटे प्रैक्टिस ना करे तो बेकार है, वो पीछे चले जाता है, वो पीछे चल जाता है। और 21 दिन बिल्कुल हमें भी पता है कि हम एक कलाकार अगर रियाज नहीं करे तो 21 दिन पीछे चले जाता है। बिल्कुल। और यूथ का जितना मैंने अभी इस टाइम पे देखा है कि सब शॉर्टकट में चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके आ जाए, और ऐसा है कि जितना करे उतना कम है, क्योंकि इतना कम है। अपने हमारे शहनाई वादक जो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब। बिस्मिल्लाह खान साहब जी, वो जब गए थे तब उन्होंने ये कहा था कि मेरा ये जन्म कम पड़ गया सीखने का। के लिए। और हाँ, मैं ये उनके वर्ड्स थे। हाँ, ये उनके वर्ड्स बिल्कुल, थे कि मेरा ये जन्म कम पड़ गया सीखने का, और मैं चाहता हूँ कि मेरा अगला जन्म हो, और अगला जन्म होते मैं शहनाई की जो धुन है वो सुनते हुए ही पैदा हूँ, और मैं फिर से सीखना स्टार्ट करूँ। बिल्कुल, बहुत
लीजेंड थे वो सब। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा कि शॉर्टकट ना अपनाएं, शॉर्टकट में तो साहब फिर वो और शॉर्टकट ही होता है। प्रॉपर जो प्रैक्टिस है वो करना, उसको समझना, उसको फील करना, बिल्कुल, वो साधना सारी होती है, बहुत लंबी साधना। आप बता रहे 10 साल आपको लग गए सीखते सीखते, बिल्कुल 15 साल बिल्कुल आपको पूरे एक्सपीरियंस में हो गए इसमें। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि सब उसमें जाते हैं कि आजकल जो गाने चल रहे हैं सब उसको पकड़ लिए डायरेक्ट, कि हाँ नया गाना आया कि हम उसको सीखेंगे, प्ले करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर सरगम है, 7 स्वरों की सरगम है, उसको ही अच्छे से मांझ लिए, उसको अपने अंदर उतार लिए, समझ लिए, पहचान लिए, उन स्वरों की जो डिस्टेंस है, उनका जो गैप है वो समझ गए अगर अपन, तो नया कितना ही गाना हो या पुराना कितना ही गाना हो, हम उसको तुरंत कैप्चर पकड़ कर लेंगे। सकते हैं, पकड़ सकते हैं हाँ, उसको। तो नए के पीछे ना भागे, जो चलता आ रहा है, पुराना चलता आ रहा है, हमारी सरगम है, उसके अलंकार है, उसके बाद जो रागे जो हमारी बनाई गई है, अलग अलग तरह की रागे, वो रागे इसलिए बनाई गई है क्योंकि आज के भी हमारे जितने गाने हैं सब रागों पे ये बेस्ड है। बिल्कुल, तो अगर हम रागों के पीछे आधार है चलेंगे, संगीत का, तो ये आधार है। बिल्कुल रागे हम सीखेंगे अगर, तो गाने तो बहुत अच्छा, बेस्ट से बेस्ट हम बजा सकते हैं और खुद के तरीके से बजा सकते हैं। तो बस मैं ये कहूँगा यूथ को कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस और चाहिए और एक पैशंस चाहिए इसमें। पेशेंस चाहिए। बिल्कुल। तो अब आप हमारे पॉडकास्ट में आए हैं तो हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि हमारे दर्शकों को आपकी कोई परफॉर्मेंस मिल जाए सुनने को, जी बिल्कुल, मैं तो इससे अच्छी बात नहीं होगी, और कोशिश इसके बिना तो करूँगा। जाने भी नहीं देंगे हम आपको। बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा बहुत कि अच्छे से आपको सुना पाऊँ मैं। 3500 शो किए हैं, इसमें कोशिश करने की जरूरत नहीं है। मजे हुए हो आप तो, नहीं, मजे हुए खिलाड़ी मैं जिसे बोलते हैं। अगर मेरा 50,000वां भी शो होगा तो मैं ये कहूँगा कि हाँ वो तो स्टेज है, वो मैं एक आपका बड़प्पन है, वो आपका एक विनम्रता है कि एक आर्टिस्ट हमेशा उसमें लर्निंग का ही देखता है कि लर्निंग मेरी चल मैं ये रही है। कहता हूँ कि स्टेज किसी का सगा नहीं है। हर शो एक लर्निंग लेसन होता है। बिल्कुल। अगर हम स्टेज पे जा रहे हैं तो हमें कोई पता नहीं है कि सामने किस माइंड सेट को लेके ऑडियंस बैठी हुई है, वो बिल्कुल, स्टेज बिल्कुल। कैसा है, ऑन द स्पॉट क्या होगा। हाँ बिल्कुल, वो माहौल कैसा। और ये ऐसा हो चुका है मेरे साथ में काफ़ी बार, ऑन द स्पॉट का ऑडियंस का कोई भरोसा नहीं रहता, कब कौन सी फरमाइश आ जाए उठ के। कब कौन सी फरमाइश आ जाए। आप ऑडियंस को जो कहना है वो कह के फ्री रहेगी। वो तो फ्री है, उसको हाँ, तो बस आप परफॉर्मेंस देखना है। बिल्कुल, आप 2 घंटे परफॉर्मेंस दे दीजिए और 2 घंटे बाद में अगर ऑडियंस में से कोई उठ के आ गया कि हमको ये वाला गाना सुनना है और आपने नहीं सुना होगा, थक गया मैं, तो आपके तो वो 2 तो वो घंटे 2 घंटे खराब कर देगी। हाँ, उसके लेकिन अंदर आप और लंबा मिल जाएगा वो, हाँ सीधा सीधा बिल्कुल, आपको। लेकिन ये एक कीड़ा रहता है म्यूजिशियन के, कि अगर वो गाना उस टाइम पे नहीं सुना पाया तो नेक्स्ट जो शो होगा ना, वो ऑडियंस नहीं मिलेगी, वो आदमी नहीं मिलेगा, लेकिन वो गाना जरूर सुनाएगा। गाना जरूर। अच्छा, ये चीजें उनके माइंड सेट में चली जाती हाँ, हैं। एक वो रहता है, चाहे ईगो मान ले, ईगो भी हो जाए या हाँ, ईगो मान लिया जाए, अब तो वो उस आदमी को ये मतलब नहीं है कि वो आदमी हमें सामने सुन रहा है या सुन रहा है, ऑडियंस है या नहीं, लेकिन वो गाना जरूर बजेगा कि वो पिछली बार का रह गया था मेरा, रह गया वो था उसके अंदर चला जाता है माइंड सेट में कि यार किसी की फरमाइश थी। एक तरह से इसको ईगो नहीं बोल सकते हम, इसको कहेंगे कि एक रेस्पेक्ट रहेगी, कि दिमाग में एक रहता है कि भाई उसकी फरमाइश वहाँ पूरी नहीं हो पाई तो यहाँ तो पूरी करूँ, हाँ अपनी तरफ से पूरी करूँ। लेकिन हाँ, कई मानते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कर पाया, मैं यह सुना नहीं पाया। हाँ, कई कॉजेज हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमेशा लर्निंग चलता ही रहता है और बंद नहीं होता ये कभी। तो आइए अब हम इसी के साथ देखते हैं हमारे युवा कलाकार पवन जी शर्मा की एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस सितार के साथ।